हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी इधर आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के रिलेटेड जो आपकी अकाउंटेंसी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके रोज रात को 10 बजे आपके एक रिवीजन क्लासेस आपको लाई जाती है। तो उसी रिवीजन क्लासेस को आगे बरकरार करते हुए आज उसकी क्लास नंबर 12 है, मैराथन क्लास नंबर 12 है, जिसमें आज हम उसके और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। मैं बता दूं, आज के लेक्चर में हम डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, उसे रिवाइज करेंगे और साथ में उसके एमसीक्यू लाएंगे, ताकि आपका मोरल और दुगने स्थान पे पहुंच जाए, आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपको डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम की समझ आई भी है कि नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। जैसे ही आपको नाम से बताया, डबल एंट्री सिस्टम, ऐसा कौन सा सिस्टम जिसमें डबल एंट्री हो। तो आप सभी को बता दूं, अभी तक हमारे जो 11 सेशन हुए हैं, 11 हमारे लेक्चर्स आपके लिए लेके आए, 11 जो आपके लिए मैराथन क्लासेस लाए, जिसमें हमने जो पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा लायबिलिटी पढ़ा, कैपिटल पढ़ा, एसेट पढ़ा, फिर उसके बाद सर हमने जनरल एंट्री बनाना सीखा, जनरल एंट्री का लेजर बनाया, लेजर का ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया। तो वो सब कुछ जो हमने किया, वो सब कुछ क्या था सर? डबल एंट्री सिस्टम था। मतलब कि आज जो हम पढ़ने वाले डबल एंट्री सिस्टम, वो एक तरह से उसका एक क्रक्स है, उस सभी का एक मिक्सचर है। हमने जितना भी डेबिट और क्रेडिट, जितना हमें दुखी किया डेबिट और क्रेडिट ने, वो सब कुछ कहां से आया है? डबल एंट्री सिस्टम के कारण ही आया है। जो हमने ये प्रॉपर सिस्टम किया, प्रॉपरली एक डेबिट के एक कॉलम बनाया, एक क्रेडिट का कॉलम बनाया, वो क्यों बनाया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, आपको आज एक लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम से कैसे लगे डबल एंट्री सिस्टम, अब कौन सा मेथड हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इधर क्लियर कराया जाएगा। तो बात करते हैं क्या लिखा है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ ए बुक कीपिंग इज ए साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। साफ तौर पर लिखा है दैट डबल एंट्री सिस्टम इज द साइंटिफिक क्या होता है सर? ऑब्वियसली बात है, आप में से बड़े मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के भी होंगे। तो साइंस एक्चुअल में है क्या सर? इट इज ए ग्रुप्स ऑफ, आई थिंक, प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल का ग्रुप्स हम कह सकते हैं उसे, जहां पे प्रिंसिपल्स का हम यूज करते हैं, जहां पे कोई रूल्स का यूज होता है। तो ऑब्वियसली बात है, हमने भी आपको स्टार्टिंग में कुछ रूल्स लिखवाए थे डबल एंट्री सिस्टम के, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, ठीक है, हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल्स किए थे। तो ये किसी सर्टेन रूल्स पे डिपेंड है, तो उसके कारण हम कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक मेथड एज वेल एज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कंप्लीट सिस्टम है। अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, दैट इज इनकम्प्लीट, वो आपको अभी पता चल जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट क्यों है? क्योंकि जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए सर? हमने लास्ट में पता करना है कि हमें मुनाफा हुआ कि घाटा हुआ है। सर हमने लास्ट में पता करना है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या कैसी है। तो वो कौन बताएगा? वो आपको सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम ही बताएगा। जब आप उसके दो इफेक्ट शो करोगे, तब भी आपको उसकी पता चलेगा कि आपको मुनाफा हुआ है कि घाटा हुआ है। और नो डाउट आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में भी मुनाफा और घाटे के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो इतने कंप्लीट सेंस में नहीं देता। उसका अनसाइंटिफिक वे है, उसके बड़े लॉज फ्लॉज है, मैं कहूंगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ट्रांसैक्शन हैज ए टू फोल्ड इफेक्ट। नाम बता रहा है, तो ड्यूल इफेक्ट, मतलब ये आपके ड्यूल एस्पेक्ट पे डिपेंड है। दैट इज देयर आर टू एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व, नेमली रिसीविंग एस्पेक्ट एंड द गिविंग एस्पेक्ट। मतलब कि आपकी जो भी ट्रांसैक्शन होती है ना, उसमें हमेशा दो इफेक्ट जरूर होते हैं। एक होता है रिसीविंग इफेक्ट, एक होता है गिविंग इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ और सिर्फ दोनों रिसीविंग हो, दोनों गिविंग हो। अगर आप कुछ ले रहे हो, इन रिटर्न आपको देना भी पड़ेगा। आप अपने मन में अपनी बना सकते हो। अभी एक हम ट्रांसैक्शन पकड़े, सर मशीनरी मैंने परचेज की, जी सर मेरे पास मशीनरी आई, कैश गया। मैंने गुड्स परचेज किए, सर मेरे पास गुड्स आए, कैश गया। मैंने सेल किया, सर मेरे पास गुड्स गए, कैश आया। ठीक है, आप देखो आपकी जितनी भी ट्रांसैक्शन है, उसमें आपके पास एक आपके एस्पेक्ट होगा गिविंग और एक होगा रिसीविंग। ठीक है, इट इज डोनेटेड बाय द डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब हमने इसके दो पहलुओं के नाम क्या दे दिए? एक को डेबिट दे दिया, एक को क्रेडिट दे दिया। डेबिट को हम डीआर से लिखते हैं, क्रेडिट को हम सीआर से लिखते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज दैट एवरी डेबिट देयर मस्ट बी एन इक्विवेलेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अब आप सभी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता होगा। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है सर? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये भी उसी से थोड़ा मिलता जुलता है। कहता है फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी एन इक्विवेलेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मतलब कि हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट बना है, और वो कैसा क्रेडिट बना है? इक्वल। अगर आप डेबिट करते हो 100 रुपीज, तो क्रेडिट भी आपको करने पड़ेगा 100 रुपीज।
अगर आप डेबिट करते हो 500 रुपीज तो क्रेडिट भी आपको कितना करना पड़ेगा, 500 रुपीज। ठीक है, ये कहता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट डोनेट्स, ये देखो ये वाली जो पॉइंट है ना, आपको मैं नीचे टेबल के थ्रू समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा अभी स्किप करते हैं। इट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब डबल एंट्री सिस्टम का दूसरा भी क्या काम है, इट इज सेटिस्फाई द अकाउंटिंग इक्वेशन दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वो हमें पता है सर, एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी ऑल्सो। आगे बात करते हैं, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के क्या प्रिंसिपल है, इन एवरी बिजनेस ट्रांसैक्शन देयर आर टू एस्पेक्ट्स। ये सर आपने बता दिया, नाम में ही पता चल रहा है टू। The two aspects involved are the benefits or value receiving aspect and the benefit or value giving aspect। ठीक है, एक value giving aspect होगा और एक value giving aspect होगा, ये भी पता चल गया हमें। These two aspects involve minimum two accounts। ठीक है, minimum word हो रहा है, at least one debit and at least one credit। मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक एक ही होगा, एक एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक एक से कम नहीं हो सकता। हमने आपने याद होगा, हमने वो पढ़ी थी, डेट इज कंपाउंड ट्रांसैक्शन के बारे में। कंपाउंड ट्रांसैक्शन क्या होता है सर, कंपाउंड ट्रांसैक्शन वो होता है जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो, या बोथ भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल, ये हमारी क्या है, कंपाउंड, क्योंकि इसमें डेबिट दो है, लेकिन हमेशा डेबिट और क्रेडिट का प्लस बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल की 100 रुपए की और 10 रुपए का उसे डिस्काउंट दिया और 90 रुपीज कैश लिया, तो हो गया ना, डेबिट कितना है 100, क्रेडिट भी हमारा 100 है। लेकिन इसमें क्या है, आपके जो डेबिट है एक से ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन एक से कम कभी नहीं हो सकता। मैं बोलूं हर एक ट्रांसैक्शन में ऐसा हो सकता है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट इन्वॉल्व और डेबिट इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसा नहीं है। हर एक ट्रांसैक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी कंपोनेंट है। For every credit, there is an corresponding and equivalent credit. If one account is debited, the other account must be credited। ठीक है, तो इस लाइन का भी आपको मतलब समझ आ गया होगा, ये ऊपर मैंने आपको बताई है। तो अब आपको मैं वो टेबल दिखाता हूं जो मैंने स्किप किया था पार्ट, ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आपसे इस टेबल के रिलेटेड एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो ध्यान से समझना। आप सभी को याद होगा, मैंने आपको क्लियर के बारे में बताया था, CLEAR, जी सर, क्लियर के बारे में बताया था आपने। अब क्लियर में मैंने एक और चीज कही थी, जो एक्सपेंस है और एसेट है, ये जब जब बढ़ते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो इधर एक्सपेंस और एसेट, ये जब जब बढ़ते हैं, व्हेन इंक्रीज हम क्या करते हैं, इन्हें डेबिट करते हैं, व्हेन डिक्रीज हम इन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब जब ये बढ़ेंगे तब तब हम इन्हें डेबिट करते हैं, और जब जब ये घटेंगे हम इन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट। और हमने पढ़ा था जो क्लियर में आपका C है, L है, ठीक है, और आपका R है, ठीक है, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी। ये जब जब बढ़ेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जब जब घटेंगे इन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये कॉलम आपको होप सो समझ आ गया होगा, ये तो हमने पहले भी किया हुआ, वही डबल एंट्री सिस्टम मैं कह रहा हूं, एक तरह से पिछला रिवाइज करना ही है। अब बात आती है इनके बैलेंस, ठीक है, तो एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, जो इनका इंक्रीज वाली साइड होती है, और बाकी तीन का क्रेडिट होता है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, जो हमने ट्रायल बैलेंस में किया था, डेट लायबिलिटी जो भी होंगी उनका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। मैंने बोला सर रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या बैलेंस होगा, आपका आंसर है सर रेंट आउटस्टैंडिंग का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि ईशान सर ने बोला था कि क्रेडिट हमेशा लायबिलिटी का बैलेंस होता है। तो सर रेंट आउटस्टैंडिंग इज आर लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी है, तो ऑब्वियसली बात है उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। मैंने बोला रेंट का क्या बैलेंस होगा, सर रेंट इज आर एसेट, सॉरी एक्सपेंस, ठीक है, रेंट इज आर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो उसका बैलेंस क्या होगा, रेंट का हमारा बैलेंस होगा डेबिट। मैंने आपको बोला कमीशन रिसीव्ड का क्या होगा, सर कमीशन रिसीव्ड इज आर इनकम, इज आर रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का बैलेंस सर ने बताया था डेट क्रेडिट, तो उसका आंसर क्या होगा, क्रेडिट। मैंने आपको बोला मशीनरी का बैलेंस क्या होगा, सर मशीनरी इज आर एसेट, तो अगर वो एसेट है तो क्लियर के अकॉर्डिंग हमारा जो एसेट है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट लिख देंगे। तो यही कंसेप्ट था इधर आपका डबल एंट्री, 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। तो इधर आपके 5 एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ये आपने याद रखने हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो चलो अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, क्या है एडवांटेजेस डबल एंट्री सिस्टम के।
कहता है दिस सिस्टम इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस डेविएंस, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ा देता है। प्रॉफिट एंड लॉस सफर ड्यूरिंग द ईयर कैन बी कैलकुलेटेड विद डिटेल्स, ठीक है, अब जो आपने प्रॉफिट या लॉस कमाया या घाटा हुआ है आपको, ठीक है, वो सब कुछ इस आपको डबल एंट्री सिस्टम में पता चल जाता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं पता चलता। बाय फॉलोइंग दिस सिस्टम द कंपनी कैन कीप द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन डिटेल। आप सभी को बता दूं, आज के टाइम पे, आज के युग में बिजनेस इतने ज्यादा एडवांस लेवल के हो गए हैं कि एक ट्रांसैक्शन याद रखना भी मुश्किल कार्य हो गया, ठीक है। तो दिन की लाखों ट्रांसैक्शंस होती हैं, लाखों क्या, बड़े बड़े जो बिजनेस है उधर करोड़ों ट्रांसैक्शंस होती हैं। तो इधर जो आप अगर प्रॉपर्ली डबल एंट्री सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो तो आप उनका प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रख सकते हो, ठीक है। आपको पता करना है कि मैंने 1 जनवरी को क्या क्या हमने एंट्रीज पास की थी, हमने कहां कहां खर्चा किया था, सिंपली कंप्यूटर पे एंट्री डालनी 1 जनवरी का सब कुछ लेखा जोखा आपके सामने होगा, आपने किसको पैसा दिया, कितना दिया, क्यों दिया, क्या रीजन था, ठीक है। द रिकॉर्डेड डिटेल्स कैन बी यूज फॉर कंपैरिजन पर्पस एज वेल, तो वो कंपैरिजन पर्पस के भी काम आ जाता है अगर आपके पास रिकॉर्डेड। सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारा होता है कि काम चलाओ, काम जैसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, आपके पास रिकॉर्ड होगा, 2016 का रिकॉर्ड भी होगा, 2020 का रिकॉर्ड भी होगा, 2010 का रिकॉर्ड भी होगा, तो आप उन रिकॉर्ड के साथ कंपैरिजन कर सकते हो अपने इस आने वाले साल को, जो आपका चल रहा है। आप देख सकते हो कि 2010 के मुकाबले हम कितने आगे बढ़े हैं, कितने प्रतिशत हमने ग्रोथ की है, कितना प्रतिशत हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, वो कैसे पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम के बलबूते में ही, ठीक है। होप सो आपको पता चल गया होगा। तो मतलब सर हमने कौन सा सिस्टम अपनाना है अगर हमारा बिजनेस करने का कोई प्लान है, सर हमने डबल एंट्री सिस्टम करना है, क्योंकि उसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, तो अब उसके एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं। तो बात करते हैं आज के इसके क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द डबल एंट्री सिस्टम इज ए, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम है, रिकॉर्डिंग सिस्टम है कि डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम है। तो इसका पहले का आंसर होता है डी ऑप्शन, दैट इट इज ए डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। आगे बात करते हैं द फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर। तो डबल एंट्री सिस्टम के फीचर क्या है, बोलता है इट हैज 2 पार्टीज, रिसीवर एंड गिवर, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, गिवर इज डेबिट एंड रिसीवर इज क्रेडिट, ठीक है। डेबिट द रिसीवर होता है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर होता है। तो उसके कारण जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो तो क्रॉस हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 अगर क्रॉस हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हो करेक्ट वन है, तो इसका आंसर गिरेगा ए ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ऊपर आपको एक कथा लिखी हुई है, तो ये कथा हमें पहले पढ़नी पड़ेगी। क्या लिखी है, That Mr. Subir Rao keeps a purchase book, sales book, bill receivable book, bill payable book for his business institution. Besides this, he records the discounted entry in other way because he has clear concept of accounting. Oh भाई साहब बिल्कुल clear concept है इसे. Then he prepares the financial statement for knowing about the financial position of the business. एंड दिस इज हाउ ही ऑपरेट हिज बिजनेस कंटिन्यूसली। मतलब कि कॉमर्स का बंदा है मेरे हिसाब से, कॉमर्स क्या मेरे हिसाब से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एस्पिरेंट रहा होगा। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ये एस्पिरेंट रहा होगा, तो प्रॉपर्ली ये प्रिपेयर हो चुका हुआ है, अब ये अकाउंटेंट बन चुका हुआ है, इसको हर एक नॉलेज है। इन परचेज बुक मिस्टर सुबीर राव रिकॉर्ड, तो परचेज बुक में मिस्टर सुबीर राव ने क्या रिकॉर्ड रखा होगा। अब ये है परचेज बुक इज आर सब्सिडरी बुक, ठीक है, तो ये सब्सिडरी बुक है। तो मिस्टर सुबीर राव ने परचेज बुक में हम सिर्फ और सिर्फ वो परचेजेस डालते हैं जो हमने क्रेडिट पे की हैं, ठीक है। तो थर्ड का आंसर करेगा क्रेडिट परचेज। अब एक और चीज याद रखना, परचेज बुक है, परचेज बुक में हमारा अगर मैं बोलूं मशीनरी परचेज आए, वो नहीं आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी परचेजेज आएंगी, गुड्स की परचेजेज आएंगी, और कौन सी से क्रेडिट पे जो हुई है। आगे बात करते हैं, मिस्टर सुबीर राव रिकॉर्ड द डिस्काउंटेड एंट्रीज इन द, तो नीचे आप ऑप्शन दे सकते हो। तो डिस्काउंटेड एंट्रीज उन्होंने कहां पे डाली होंगी, डेट आपने अभी कल के लेक्चर में ही पढ़ा, डेट इज इन कैश बुक, तो इसका आंसर करेगा कैश बुक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाई इज ओपनिंग एंट्री नीडेड फॉर मिस्टर सुबीर, टू फॉलो द अकाउंटिंग साइकिल, टू स्टार्ट द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, टू जस्टिफाई द अरिथमेटिकल, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्यूरेसी करंट ईयर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट साल क्यों करते हो एंट्री, तो नेक्स्ट साल इसलिए करते हैं टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग करना। हमने किया था ना कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन, तो ये वो वाला ही कंसेप्ट पूछ रहे हैं। कैरी डाउन हो गया क्लोजिंग करते वक्त, ब्रॉड डाउन हो गया ओपनिंग करते वक्त। ब्रॉड डाउन हम तब करते हैं जब हमने नया एक तरह से सेशन स्टार्ट करना है, एक तरह से नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करना है, तो इसका आंसर करेगा बी ऑप्शन। 6th क्वेश्चन,
जनरली व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉट केप्ट इन सिंगल एंट्री सिस्टम। कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में किस तरह के रिकॉर्ड नहीं रखे जाते। ठीक है, कहता है एसेट, इनकम की पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूं, आंसर है इसका फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये अभी सिंगल एंट्री में और क्लियर कर दूंगा। याद रखना, सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट बनाते हैं और कोई नहीं। ठीक है, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा सही है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग टोटल लायबिलिटी। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट्स माइनस ओपनिंग टोटल लायबिलिटी। कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट्स। तो 7th का आंसर आपका होता है दैट इज सी ऑप्शन। ओपनिंग कैपिटल जो है वो ओपनिंग टोटल एसेट्स में से ओपनिंग टोटल लायबिलिटी। ठीक है, ये वाला ही कंसेप्ट हो गया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और दो तीनों के तीनों ओपनिंग है, तो ये हमने वही कंसेप्ट यूज किया था, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी इंक्रीज विद डेबिट। तो डेबिट से कौन सा अकाउंट इंक्रीज होगा आपको वो बताना है। सर डेबिट से हमारा इंक्रीज होता है एसेट और एक्सपेंस, तो ए एंड सी आर द राइट वन। तो ए एंड सी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो 8th का आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी इंक्रीज विद क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट से इंक्रीज होगा। तो क्रेडिट से आपका इंक्रीज होगा लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, तो बी एंड डी इज द राइट वन। तो 4th ऑप्शन इज द राइट वन। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच नोट विल बी प्रिपेयर ऑन रिटर्निंग गुड्स। हमने ये वाउचर अप्रोच में पढ़ा था, मैंने आपको बताया आपका जो ये डेट इज डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें जितना हमने पिछले के लेखा जोखा किया वो सब कुछ आ जाएगा। तो रिटर्न करते वक्त गुड्स, ठीक है, मतलब परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे हम कौन सा नोट बनाएंगे, दैट इज डेबिट नोट। 11th, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग की रिकॉर्ड कीपिंग। तो 11th का आंसर रहेगा दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग रहेगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट उन्होंने यही इसको इसी अकॉर्डिंग डिफाइन किया, दैट द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंड इंटरप्रिटेड द रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग आ जाएगा। डबल एंट्री मींस, ठीक है, डबल एंट्री का मतलब क्या है, एंट्री फॉर द 2 पर्सन, एंट्री एट 2 डेट्स, एंट्री इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन की ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो 12th का आंसर रहेगा सी ऑप्शन। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, ठीक है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। 13th का क्या रहेगा, बी ऑप्शन। 14th, डबल एंट्री सिस्टम इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। ठीक है, 2 अकाउंट्स एटलीस्ट, कम से कम, 2 के ऊपर भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं। 15th, द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, स्टॉक, बैड डेब्ट, सेल रिटर्न। तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं, कितना आपके पास स्टॉक पड़ा है। ठीक है, 16th, अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सेलर टू बायर फॉर क्रेडिट सेल। ठीक है, क्रेडिट सेल के टाइम पे कौन सा आप डॉक्यूमेंट दोगे, दैट इज इनवॉइस। 17, टू इंक्रीज अ लाइबिलिटी अकाउंट द अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, अगर आपने लाइबिलिटी अकाउंट को बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपने लाइबिलिटी को बढ़ाना है, द अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड, जी सर, तब हमें क्रेडिट ही करना होगा। तो 17th का आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल इज आर एसेट। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट होता है, लेकिन उन्होंने क्रेडिट लिखा है तो उनसे गलती हो गई है, तो इसका मतलब फॉल्स। When a business makes a profit as shown in the statement of profit and loss, the profit figure is dashed to the capital account to show the owner's increased investment in the business। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिंगल एंट्री सिस्टम के रिलेटेड आता है, तो इसका आंसर क्रेडिटेड है। ठीक है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, नहीं ये आपका, हाँ, कि ये आपको उससे रिलेटेड नहीं है, ध्यान से देख लो, समझा देता हूँ, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। कहता है जब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द प्रॉफिट फिगर इज डैश टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट क्या होता है सर, प्लस होता है, तो कैपिटल जब जब बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे सर, उसे क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, क्रेडिट। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज ऑलवेज, ठीक है, रेवेन्यू का इंक्रीज करना मतलब क्या हुआ, इज ऑलवेज क्रेडिट। तो 20th का क्या आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। 21, कैपिटल इज क्रेडिटेड व्हेन इट इज इंक्रीज। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। 22, डेबिट मीन्स डैश ऑफ लाइबिलिटी, तो डेबिट का मतलब क्या है, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी। 23, क्रेडिट मीन्स डैश ऑफ एसेट एंड डैश ऑफ एक्सपेंस, तो क्रेडिट का मतलब होता है दैट इट इज अ डिक्रीज ऑफ एसेट
एंड डिक्रीज ऑफ एक्सपेंस, तो दोनों डिक्रीज चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग, तो साइंटिफिक सिस्टम कौन सा रहेगा? दैट इज डबल एंट्री। 25, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम डेबिट शुड बी डैश द क्रेडिट, ठीक है, तो डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट। 26, अ पर्सनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1000 इन डबल एंट्री सिस्टम रिप्रेजेंट्स, ठीक है, एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं सर? पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो हमारे नाम से रिलेटेड होते हैं। विद डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब वो एसेट होगा, तो नाम वाला एसेट कौन सा होगा सर? ऑब्वियस बात है, इट इज आर डेटर, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? डेटर होगा। तो डेबिट बैलेंस है तो इसके लिए वो हमारा क्या होगा? एसेट होगा, एक्सपेंस नहीं हो सकता अगर हम उसका कोई नाम नहीं लिखते। एक्सपेंस अगर होता तो हम सिंपल लिखते हैं रेंट अकाउंट, ठीक है, आपका जैसे कमीशन अकाउंट, ठीक है, तो इसका एसेट आंसर सही रहेगा। 27, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नॉर्मली रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन लेजर अकाउंट, ठीक है, लेजर अकाउंट में इसका मेन बैलेंस यही रहता है, दैट डेबिट एसेट्स एंड एक्सपेंस एंड क्रेडिट लायबिलिटीज एंड इनकम। 28, ऑल पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन, ठीक है, तीनों के तीनों कौन से किस में खोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम में। 29, हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम? दैट इज लुका पैसोली, द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, तो उसी कारण इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम लाया था, ठीक है, तो उसी कारण इन्हें माना जाता है दैट ही इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। लाइबिलिटीज हैव डैश बैलेंस, तो लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस रहता है सर? लाइबिलिटीज का बैलेंस रहता है क्रेडिट बैलेंस। होप सो आपको क्लियर हो गया डबल एंट्री सिस्टम के रिलेटेड। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की ओर। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। आपके सिलेबस में लिखा होगा कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम लिखा होगा, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? अभी हमने जितना पढ़ा, लेखा जोखा किया, सब कुछ डबल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक है, इसके रिलेटेड हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल इतना यूज नहीं होता। ये पहले किया जाता था जब टैक्स की बहुत ज्यादा चोरियां हुआ करती थी, जब सिंपली आपने शॉप खोलने की फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, तब इतनी टैक्स लाइबिलिटीज नहीं हुआ करती थी, तो तब हमारा ये सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था। आप कह सकते हो सिंगल एंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम जो आपके आसपास वाले आपके ग्रोसरी स्टोर वाले चला रहे हैं। आप जाते हो ग्रोसरी स्टोर, आप बोलते हो सर मैं आपको इसके पैसे कल दे जाऊंगा, तो एक वो कॉपी पे नोट डाउन करते हैं, तो वो जो उन्होंने नोट डाउन किया ना, उसको हम बोल सकते हैं दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। उन्होंने सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, हाँ मिस्टर शाह मेरे से 500 रुपए का सामान ले गया, उनका 500 रुपए पेंडिंग रह गया, तो उस कंसेप्ट को हम कह सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो पढ़ सकते हैं एक बार क्या लिखा है, दैट सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और सिंगल एंट्री अकाउंटिंग इज ए मेथड ऑफ बुक कीपिंग रिलाइंग ऑन ओनली वन साइडेड अकाउंटिंग एंट्री टू मेंटेन ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें ना ही कोई वर्ड डेबिट यूज होने वाला है, ना ही कोई क्रेडिट वर्ड यूज करना है। डेबिट क्रेडिट इसमें इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अकाउंटिंग एंट्री पास करनी होती है। अकाउंटिंग एंट्री भी नहीं, सिंपली एक वर्ड लिख देते हैं जिससे हमें पता चल जाए। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट, वो उसके लिए क्या लिखा था मैंने? कंप्लीट लिखा था, तो इसके लिए क्या लिख रहा हूं? इनकम्प्लीट। और अनसाइंटिफिक, क्योंकि इसमें कोई रूल्स नहीं है, वो क्या है? रूल्स के ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, तो उसके कारण हम डबल एंट्री सिस्टम को कहते हैं साइंटिफिक मेथड, और जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसे हम कहते हैं अनसाइंटिफिक मेथड। Most businesses maintain record of all transactions using double entry system. However, many smaller businesses keep only single entry system. अब जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, आपको पता है कि जिनकी आप कह सकते हो कि दिन की सेल ही आपकी 400-500 रुपीज है, ठीक है। सेल क्या होता है? देखो, सेल अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होती है। सेल में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। सेल मतलब जितना उसने एक तरह से सामान बेचा, उसने अगर 500 रुपए का फॉर एग्जाम्पल सेल की है, जरूरी नहीं कि उसने 500 रुपए कमाए हैं, इसमें से क्या था 10 या 20 रुपए ही कमाए हो, ठीक है। प्रॉफिट अलग चीज है। तो जिस बंदे की 400-500 रुपए दिन की सेल ही है और उसका इतना कामकाज नहीं है, तो उसे डबल एंट्री सिस्टम करने की क्या जरूरत? उसके पास क्या पता नॉलेज इन योर डबल एंट्री सिस्टम करने की, आगे फिर वो अकाउंटेंट रखे, अकाउंटेंट को ही 500 रुपए देने पड़ जाएंगे, तो वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, ठीक है ना। तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस है वो मैक्सिमम आपके डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। अब आपको पता है छोटी मोटी कितनी दुकानें हैं, जो गलियों में दुकानें हैं, आप किसी भी छोटी मोटी लेन में घुस जाओ, जो फुल टाइम फ्री होते हैं, मतलब कभी कभार उनके कोई कस्टमर आ जाता है, तो उस वो वाले जो बिजनेसमैन है वो मैक्सिमम क्या यूज करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। इन सम केसेस ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल एंड टैक्सेस पेड में बी मेंटेन। मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ क्या मेंटेन करेंगे सर? सिर्फ और सिर्फ
पैसों का आदान प्रदान, कोई हमने एसेट की रिकॉर्ड नहीं करना, आज मैंने मशीनरी लाई है 10 लाख की, आज मैंने ये लाया वो कुछ लाया, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। वो करता है जिसको पैसे देने हैं और जिससे पैसे लेने हैं, बस 3 रिकॉर्डिंग। जिससे पैसे लेने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक इंसान है, इंसान भूल जाता है कि किसको पैसे देने हैं, कितने देने हैं, क्या उससे लाया था। तो जिनसे हमने पैसे लेने हैं और जिनको पैसे देने हैं, सिर्फ और सिर्फ हम वो रिकॉर्ड करते हैं और कैश के थोड़े मोटे लेख जो हम उधर लिख लेते हैं। तो मतलब कि इधर से एक को कंसेप्ट निकलता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिंपली हम पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट। आपसे पूछा जा सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम में आप कौन से अकाउंट मेंटेन करते हो, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि हमें बाकियों से कोई एसेट से लेना देना नहीं है। एसेट हम सोचते हैं कि मेरे दुकान में पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, ठीक है। फीचर की बात करते हैं, इट मेंटेन्स ओनली पर्सनल अकाउंट, अभी मैंने आपको बता दिया पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन करता है, वाइल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर नॉन मेंटेन। अब जरूरी नहीं है कि नहीं मेंटेन करते, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। वो सिंपली कॉपी पे लिख भी सकता है कि मेरे पास इतनी चेयर्स पड़ी हैं, इतना वो पड़ा है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कह सकते हो, क्योंकि क्या है ये अनसाइंटिफिक मेथड है। अनसाइंटिफिक मतलब इसका कोई रूल ही नहीं है, तो कोई रूल नहीं है तो आप इसके रूल लो, आप जैसे इसको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। इट डिपेंड्स अपॉन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, टुगेदर नेसेसरी डाटा, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी एज द सिस्टम डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म, ठीक है। कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होता, सेम सिस्टम नहीं होता, ये आपकी सोच पे डिपेंड है कि आप कैसे से मेंटेन करना चाहते हो। क्या था मिस्टर XYZ दूसरे तरीके से मेंटेन करते हो, आप इसे दूसरे तरीके से मेंटेन करते हो, तो वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है। नो फिक्स नॉर्म्स, कोई इसके ऊपर प्रॉपर फिक्स नॉर्म्स नहीं है, कोई फिक्स रूल्स नहीं है, जो मैंने आपको बताया दैट इज इट इज ए अनसाइंटिफिक। इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सुटेबल फॉर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने वही बोला कि ये सोल ट्रेडर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो अकेला इंसान है, कितना कितना सामान एक तरह से संभाले, फिर उसके बाद अकाउंटेंट की तनख्वाह भी निकाले, तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप उस केस में ये यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी चेक। ऑब्वियस सी बात है इसमें आपका ट्रायल बैलेंस तो बनने नहीं वाला, तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आप कैसे चेक करोगे। नेट प्रॉफिट कैन नॉट बी असरटेन, प्रॉपर वे में आप नेट प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। एक वे है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो भी इतना कोई साइंटिफिक वे नहीं है जो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट बताए। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस कैन नॉट बी ड्रॉन, थेफ्ट एंड अदर लॉसेस कैन आर लेस लाइकली टू बी डिटेक्टेड, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है चोरी हो जाती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी दुकान पे इतने का सामान था। चोरी हो जाती है, आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि आपके पास पहले का रिकॉर्ड होता है, वो डबल एंट्री सिस्टम में होता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चल पाएगा कि आपकी दुकान में कुछ थेफ्ट हुई है, कोई चोरी हुई है, कोई लॉस हुआ है, ठीक है। डाटा में नॉट बी अवेलेबल टू मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिवली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस। तो मैनेजमेंट के पास भी डाटा की कमी होगी, उनके पास भी कोई एक तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ताकि उन्हें पता चल सके कि हम कैसे मेंटेन करें बिजनेस को, ताकि उनके लिए वो प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के थ्रू, ठीक है, मतलब जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैं सिंपली बताता हूं, सिंपल एक लेमैन की बात में बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप आज सुबह उठे थे, आपकी पॉकेट में थे ₹100, अब रात हो गई है, आपकी पॉकेट में ₹150। आप देख रहे हो सुबह थे ₹100, रात को थे ₹150, तो बंदा कहता है मुझे ₹50 का मुनाफा हो गया, बस इधर से इस तरह से प्रॉफिट निकालता है। मतलब कि जो सुबह थे दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस, और जो रात को थे वो आपके थे क्लोजिंग बैलेंस। और ये जो दिन का लेखा जोखा है, इधर भी कुछ हुआ होगा, क्या पता आपने किसी को सैलरी दी हो, क्या पता आपको आगे से किसी की पेमेंट आई हो, क्या पता आपने कुछ परचेज किया हो, तो इधर भी कुछ लेखा जेखा हुआ होगा, उसके बारे में हम सीखेंगे। मतलब कि याद रखना, जो सुबह आपके पास था दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस, जो रात के एंड समय में आपके पास था दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। तो इसी के बलबूते से हमने निकालना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और बड़ा इजी है, आपने सब कुछ पहले किया हुआ। तो बोलता है कैलकुलेशन हम कौन से मेथड से, इस मेथड को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, ठीक है। ये मेथड याद रखना, ये बैलेंस शीट की तरह ही बनता है थोड़ा बहुत, एंड में आप देखोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड इस मेथड का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है। अब बात होती है कि प्रॉफिट कैसे निकालना है। आप सभी को याद होगा हमने बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट बनाते वक्त हमने क्या किया था सर, कैपिटल थी पहले, फिर कैपिटल में हम क्या करते थे सर, प्लस प्रॉफिट करते थे, फिर सर हम प्लस
हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं सर, फिर हम लेस करते हैं ड्राइंग्स सर, फिर हम लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये कंसेप्ट इधर से ही आया और जो हमारा एंड में आंसर आता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। यही होता है, इतना तो आपको क्लियर होगा जी सर। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल आता है, आपको क्वेश्चन में ना क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, मतलब रात को आपके पास कितने पैसे पड़े हैं वो आपको दिया होगा। आपको रात को फॉर एग्जांपल पैसे दिए हैं 100 रुपीज, मैंने बोल दिया ड्राइंग्स आपने की थी 10 रुपीज की, तो ड्राइंग्स इधर क्या हो रही है माइनस, तो इधर जाके क्या हो जाएंगी प्लस, तो इधर प्लस कर देते ड्राइंग्स। मैंने बोला आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिला था 10 रुपए, चलो 10 नहीं 20 कर लेते हैं, तो इधर जाके ये प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर जाके माइनस कर देंगे 20 रुपए। मैंने बोला सुबह आपके पास पैसे पड़े थे, कैपिटल कितनी पड़ी थी आपके सुबह फॉर एग्जांपल 70 रुपीज की, तो 70 इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, बस कर दो सॉल्व इसे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 100 में 10 प्लस की 110, 110 में से 20 काटे और 70 काटे, ठीक है, तो आपके हो जाते हैं 110 में से 20 काटे आपके 90, 90 में से 70 काटे 20, तो 20 इज योर प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट हुआ है दिन भर का 20 रुपए। इधर से हम इस तरह से प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब कि जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, जो इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस। आप देख सकते हो इधर कंसेप्ट कैपिटल एट द एंड आपको दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे और लेस किसको करेंगे एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल एट द बिगनिंग, इन सभी को हम लेस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हम इसमें निकालते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो इधर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या है क्वेश्चन, बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल 60,000, ड्राइंग 5,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग पीरियड इज 10,000, क्लोजिंग कैपिटल इज 90,000, द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, आपने द प्रॉफिट बताना है। ठीक है, इधर आप देख सकते हो ओपनिंग भी दिया है, तो ओपनिंग के कंसेप्ट से भी आप आगे बढ़ सकते हो। ओपनिंग था 60,000, ड्राइंग माइनस करते हैं ना, तो माइनस कर दो ओपनिंग में से, तो ओपनिंग से 5,000 माइनस कर दे तो कितना हो गया 55,000, तो 55,000 तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो प्लस कर दो 10,000, तो 65 हो गया, 65,000 बनता है हमारा इधर। लेकिन उन्होंने बोला आपकी क्लोजिंग कैपिटल थी 90,000, तो इसका मतलब 90,000 हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन इधर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल बनी है 65,000, तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ है 25,000 का प्रॉफिट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 25,000। तो हमने 90,000 को 65,000 से लेस कर दिया, तो आपका 25,000 आपका प्रॉफिट आ गया। तो अब सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम, इन डबल एंट्री सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ कैश बुक, विद द हेल्प ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, इन सिंगल एंट्री सिस्टम से वो नहीं बनाई जा सकती। इन सिंगल एंट्री सिस्टम नेटवर्थ मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो नेटवर्थ मेथड को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। डिफरेंस बिटवीन नेटवर्थ एट द बिगिनिंग एट द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट्स कैपिटल बैलेंस, कैश बैलेंस, पासबुक की प्रॉफिट और लॉस। तो इसका आंसर रहेगा प्रॉफिट और लॉस, जो अभी हमने निकालना सीखा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ओपनिंग कैपिटल कैन बी फाउंड बाय प्रिपेयरिंग, तो ओपनिंग कैपिटल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसमें एक्चुअली ना हम बैलेंस शीट की तरीके से बनाते हैं, और जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होती है दैट इज योर कैपिटल, तो उसके कारण याद रखना। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के थ्रू हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट की ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है, कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एसेट्स आर शोन ऑन द, तो इसका सेम ही रहता है कि एसेट्स आपके जैसे बैलेंस शीट में शो होते हैं वैसे ही आपके बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में राइट हैंड साइड ही आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लाइबिलिटीज आर शोन ऑन द, तो लेफ्ट हैंड साइड। डेटर्स अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की कैश अकाउंट, तो इट इज आर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, डेटर्स आपके पर्सनल अकाउंट है। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन नेटवर्थ मेथड ड्राइंग इज एडिड विद, ठीक है, ड्राइंग को ऐड की बात कर रहे हैं। अगर हम लेस की बात करें दैट इज विद ओपनिंग कैपिटल, लेकिन अगर ऐड की बात हो रही है दैट इज विद क्लोजिंग कैपिटल। तो 9th का आंसर करेगा बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन नेटवर्थ मेथड एडिशन कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम, ठीक है, एडिशन कैपिटल को हम ओपनिंग कैपिटल से ऐड करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल के साथ क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम हैज इफेक्ट 1 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3 इफेक्ट की नन ऑफ दिस, तो 1 इफेक्ट।
ठीक है। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज मस्ट सूटेड वेयर, तो सिंगल एंट्री सिस्टम उधर ही सूट करेगा जहां पे कैश ट्रांसैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर क्रेडिट ट्रांसैक्शन होगी तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगी। 13th, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज जनरली फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेस, नॉन ट्रेडिंग, लार्ज बिजनेस की नन ऑफ दिस, तो स्मॉल बिजनेस इज द राइट वन। 14th क्वेश्चन कहता है नेटवर्थ ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन मींस द एक्सेस ऑफ इट्स टोटल एसेट्स ओवर टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम, टोटल लायबिलिटी की बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर रहेगा टोटल एसेट्स ओवर द टोटल लायबिलिटी। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ऑलवेज इफेक्ट द, ठीक है, बैड डेट जो आपने राइट ऑफ किए किन किन को इफेक्ट करेंगे, डेटर को करेंगे, क्रेडिटर को करेंगे, कैश को करेंगे, नन ऑफ दीज को करेंगे, तो दे विल इफेक्ट द बैड डेट्स। होता क्या सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो सर बैड डेट्स वो पैसा जो हमारा डूब गया, जो डेटर्स ने देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो ऑब्वियसली आता है डेटर्स को इफेक्ट करेंगे। इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, ठीक है, प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं आप देख सकते हो 16th में, डेट सी ऑप्शन इज द राइट वन। कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस करो, फ्रेश कैपिटल माइनस करो और ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस करो। 17, क्रेडिट सेल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, ठीक है, क्रेडिट सेल को कैसे प्रिपेयर आपने ऑब्टेन करना है, डेट इज बाय डेटर्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज आप करेगा क्रेडिटर के थ्रू, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसे आपको पता चल जाएगा। 19th, if the capital at the end of the accounting period is 50,000, the net profit for the year is 15,000 and the drawing is 3,000, what is the capital at the beginning of the period? देखो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, चलो ये वाला मैं करता हूं, नेक्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। कहता है कैपिटल एट द एंड है 50,000, तो नेट प्रॉफिट हमारा इधर 15,000 दिया है, तो नेट प्रॉफिट ऐसे ऐड होता था, हम इसमें से क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो 15,000 में से हम क्या कर देंगे 15,000 को माइनस कर देंगे 50,000 में से, और ड्राइंग 3,000 माइनस होती थी, तो इसको हम क्या कर देंगे 3,000 को प्लस कर देंगे, तो एक तरह से इसका आंसर आप देख सकते हो 38,000 आ जाएगा, तो 19 का आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन। तो 20th क्वेश्चन भी सेम है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इसका आंसर क्या है। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इन सिंगल एंट्री सिस्टम विच अकाउंट इज जनरली मेंटेन, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जनरली मेंटेन करते हैं पर्सनल अकाउंट, वो मैंने आपको बताया था। होप्स आपको क्लियर होगा। तो इधर ही आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं, हमारे 2 टॉपिक आज कंप्लीट होते हैं, डेट इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल डेट इज IG क्लासेस 1 पे हमें आप मैसेज कर सकते हो, मैं उधर आपको वॉइस नोट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है, कोई बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, आप बुक्स भी कंसल्ट कर सकते हो, उधर भी आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही मिलेंगे। तो जितना रेलिवेंट था, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको इस लेक्चर के थ्रू दे दिया। अब आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को आगे तक बढ़ाया जाए, लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, सभी दोस्तों को इसके बारे में बताया जाए। तो गाइस आज का अपने लेक्चर इतने लिखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर। और आप सभी को मैंने एक और चीज बताना चाहता हूं कि कल आप सभी को मैं एक सरप्राइज देने वाला हूं, तो बी ट्यून, बी स्टे ट्यून। मैं आप सभी को कल दोपहर को मतलब 12 बजे तक आपको एक अपडेट मिलेगा, और वो बहुत ही बढ़िया अपडेट होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।